करेंगे एकक कोशिकाओं की संकुलन क्षमता या किसी क्रिस्टल की संकुलन क्षमता क्या होती है। संकुलन क्षमता किसी एकक कोशिका में उसके अवयवों द्वारा घेरा गया स्थान होता है, अर्थात उस एकक कोशिका के संपूर्ण आयतन का जितना भाग इन अवयवों द्वारा घेरा जाता है वो कहलाती है उसकी संकुलन क्षमता। अर्थात किसी क्रिस्टल के संपूर्ण आयतन का जितना भाग उस क्रिस्टल के अवयवों द्वारा या उस एकक कोशिका के अवयवों द्वारा घेरा जाता है उसको हम संकुलन क्षमता कहते हैं। तो प्रत्येक एकक कोशिका की संकुलन क्षमता अलग अलग आती है। जिस एकक कोशिका की संकुलन क्षमता जितनी ज्यादा होती है उस क्रिस्टल को उतना अच्छा माना जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा हिस्सा या जितना ज्यादा भाग अवयवों द्वारा घेरा जाएगा वो क्रिस्टल उतना ही अधिक अच्छा माना जाता है। अब हम भिन्न भिन्न प्रकार की जो एकक कोशिकाएं हैं उनकी संकुलन क्षमता का आकलन करेंगे। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा है कि आद्य एकक कोशिका की संकुलन क्षमता, और ये एक आद्य एकक कोशिका का चित्र बनाया हुआ है जिसमें 8 अवयव इस घन के 8 कहां उपस्थित है, कोनों में उपस्थित है। अब हम जब इस आद्य एकक कोशिका की संकुलन क्षमता निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले कि संकुलन क्षमता, जैसा कि हमने परिभाषा में बताया कि उस क्रिस्टल के या उस एकक कोशिका के संपूर्ण आयतन का जितना हिस्सा अवयवों द्वारा घेरा जाता है। अवयवों को हम किससे दिखाते हैं, गोले से। ठीक, अब हम संकुलन क्षमता का सूत्र निकालते हैं तो हम कहते हैं गोलों का आयतन, यानी गोले अर्थात अवयवों का आयतन। हम यहां पर लिख रहे हैं गोलों का आयतन डिवाइडेड बाय घन का आयतन, क्योंकि एकक कोशिका को किस रूप में दिखाया है, घन के रूप में, तो घन का आयतन गुणा 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इंटू 100। ये हमारा एकक कोशिका की संकुलन क्षमता निकालने का सूत्र है। अब हम मान के चलते हैं, हम कह रहे माना कि जो घन है, घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई, माना घन के प्रत्येक जो भुजा है उसकी लंबाई a मान के चल रहे हैं, प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर a सेंटीमीटर, ये हम मान के चल रहे हैं, या पिकोमीटर में मान लो या सेंटीमीटर में मान लो, जिसमें भी माना इस घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, a पिकोमीटर या a सेंटीमीटर है। ठीक, अब हम क्या कह रहे हैं, हमको सबसे पहले निकालना है गोले का आयतन, उसके बाद हमको निकालना है घन का आयतन। अगर ये दोनों चीजें हमारे पास प्राप्त हो गई तो हम संकुलन क्षमता निकाल सकते हैं। अब हम निकालते हैं सबसे पहले गोले का आयतन। गोले का आयतन आपको पता है, गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब। यह हमारा हो गया एक गोले का आयतन। एक गोला अर्थात एक अवयव का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। अब हमें पता है इस आद्य एकक कोशिका में गोलों की संख्या, ये हमने परसों वाली वीडियो में निकाला था कि आद्य एकक कोशिका में अवयवों की संख्या कितनी होती है, 1। आद्य एकक कोशिका में अवयवों की संख्या, कितने अवयव होते हैं, एक अवयव। कैसे निकाला था, परसों हमने बताया था कि आद्य एकक कोशिका में अवयवों की संख्या कितनी होती है, 1। z बराबर हमने परसों निकाला था। तो अवयव भी कितना है, 1, अर्थात कितना गोला है इसमें टोटल, हमें 8 दिखाई दे रहे हैं बट 8 गोले नहीं है, कितना है, 1 गोला है केवल। तो एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, अर्थात गोलों का आयतन हमें प्राप्त हो गया। क्या मिल गया, 4/3 पाई r क्यूब। अब हम दूसरा निकालेंगे घन का आयतन। घन का आयतन, अब घन का आयतन हमको पता है कितना होता है, घन का आयतन a क्यूब, ये लंबाई a है तो घन का आयतन कितना हो गया, a क्यूब। अब हम इस a का मान निकालेंगे। अब a का मान कैसे निकालेंगे, देखिए a है a से लेकर b तक के बीच की दूरी। अब इसको गौर से देखना, ये जो स्मॉल a हमने लिखा है ये इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी है। अब मैं इसको अलग से एक चित्र में बना रहा हूं, ये 2 गोले हैं, 1 2, इन 2 गोलों के बीच की दूरी क्या है आपकी, a, यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, a। अब ये ध्यान देना
इस गोले की त्रिज्या r, इस गोले की भी त्रिज्या r, अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि a बराबर कितना हो गया आपका 2r, लिख सकते हैं क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी a है और ये दूरी कितनी है r प्लस r यानी 2r, तो हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर 2r लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, a क्यूब, घन का आयतन निकालेंगे, a क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 2r का क्यूब, कितना हो गया आपका 2r क्यूब। अब 2r क्यूब यानी हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 8r क्यूब। अब इसको गौर से देखिएगा, हमारे घन का आयतन निकल गया 8r क्यूब और हमारे गोलों का आयतन निकल गया 4/3 πr क्यूब। अब इन दोनों मानों को हम इस संकुलन क्षमता वाले फॉर्मूले में रखेंगे और हमारी इस आद्य एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता निकल जाएगी। कैसे, देखिए, अब फिर से हम निकाल रहे हैं संकुलन क्षमता, शॉर्ट में ले रहा हूं, संकुलन क्षमता इज इक्वल टू गोलों का आयतन कितना था 4/3 πr क्यूब, यही तो था, ये हो गया आपका किसका आयतन, गोले का आयतन, बट्टे घन का आयतन, घन का आयतन कितना था आपका, कितना था 8r क्यूब, यानी ये हो जाएगा 1/8r क्यूब, उल्टा हो गया। अब देखो r इंटू 100, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8, ये तो रहा 4 दूनी 8। अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा पाई इंटू 100/6, 3 2 6, इसको और पाई का मान रख देते हैं 22/7 गुणा 100/6, यही हो जाएगा। इसको फिर सॉल्व करते हैं, 2200 और 2200/42। आप इसको जब सॉल्व करोगे 42 से इसको डिवाइड करोगे तो ये अप्रोक्स आएगा आपका 52% की करीबन। अब इससे क्या पता चला हमें, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 52% के करीबन आएगा लगभग, ठीक। अब इससे पता क्या चला, अर्थात इस एकक कोष्टिका में 52% हिस्सा किसके द्वारा घेरा गया है, अवयवों के द्वारा। 52% हिस्सा जो है वो अवयवों द्वारा घेरा गया है और जो बचा हुआ हिस्सा है कितना बचेगा 48%, वो स्थान क्या है, रिक्त स्थान है, यानी खाली है। इस पूरी एकक कोष्टिका का 52% हिस्सा अवयवों द्वारा घेरा गया है और 38% जो हिस्सा है वो रिक्त है, यानी खाली स्थान है। इसीलिए आद्य एकक कोष्टिका को एक बेस्ट एकक कोष्टिका नहीं कहा जाता, क्योंकि इसमें खाली स्थान बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। इसीलिए जब हम संकुलन करते हैं, यानी निविड संकुलन कहते हैं, क्लोज पैकिंग, आप देखो कभी अगर आपको रूम शिफ्ट करना हो या कोई बर्तन वगैरह इधर से उधर ले जाने हो, कांच के बर्तन, हम क्या करते हैं, उसको ऐसे अरेंज करते हैं कि कांच के बर्तनों के बीच में रिक्त स्थान कम से कम हो। अगर रिक्त स्थान ज्यादा होगा तो क्या होगा, बर्तन टकराएंगे और टूट जाएंगे। तो जितने नजदीक कांच के बर्तन एक दूसरे के रखे रहेंगे, वो पैकिंग जो होती है, वो जो पैकिंग होती है, संकुलन, यानी संकुलन को हम पैकिंग कहते हैं, कैसे पैक किया जाता है। तो ऐसी पैकिंग जिसमें रिक्त स्थान सबसे कम होता है, वो पैकिंग सबसे बेस्ट पैकिंग कहा जाता है। जैसे मैंने उदाहरण आपको कांच के गिलास का दिया कि कांच के गिलास को हम एक दूसरे के बहुत क्लोज रखते हैं ताकि उनके बीच में गैप ना रहे। गैप नहीं रहेगा तो वो टकराएंगे नहीं, अगर गैप ज्यादा होगा तो एक दूसरे से टकराएंगे और क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। सेम यहाँ भी वही होता है कि अगर अवयवों द्वारा घेरा गया स्थान ज्यादा है तो वो क्रिस्टल अच्छा होता है, यदि रिक्त स्थान ज्यादा हो गया तो वो क्रिस्टल को उतना अच्छा नहीं माना जाता है। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, इस फलक केंद्रित एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता हम ज्ञात करेंगे। अब संकुलन क्षमता निकालने का फॉर्मूला भी आपको बताया था, गोलों का आयतन बट्टे घन का आयतन गुणा 100। अब हमें पता है एक गोले का आयतन होता है 4/3 πr क्यूब, और हमें पता है कि जो फलक केंद्रित एकक कोष्टिका होती है, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में अवयवों की संख्या 4 होती है। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में अवयवों की संख्या, एकक कोष्टिका में अवयव कितने अवयव होते हैं, हमने परसों ज्ञात किया है 4 होते हैं, z बराबर 4। तो हम एक गोले का आयतन नहीं, हमारे कितने गोले हैं इस अवयव में, इस एकक कोष्टिका में कितने गोले हैं, 4। तो हम कहेंगे 4 गोलों का आयतन, 4 गोलों का आयतन
जो कि आपका आ जाएगा 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, अर्थात 16/3 पाई आर क्यूब। अब हमने संतुलन क्षमता निकालनी है। पहली चीज हमें प्राप्त हो गई, जिसे हम कह रहे हैं गोलों का आयतन 16/3 पाई आर क्यूब। अब दूसरा हमने क्या निकालना है, घन का आयतन। मैं मिटाते जाऊंगा, आप नोट कर लेना। अब गोले का आयतन हमें मिल गया 16/3 पाई आर क्यूब। अब हम निकालेंगे किसका आयतन, नंबर सेकंड, घन का आयतन। हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं घन के आयतन की। अब हमें पता है घन का आयतन कितना होता है, ए क्यूब। घन का आयतन बराबर ए क्यूब। अब हम मान के चलते हैं कि इस घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, ए। हम कह रहे हैं माना घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई, घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई हम मान के चल रहे हैं कितनी है, ए सेंटीमीटर या पिकोमीटर, जिसमें भी आप माने। हम मान के चल रहे हैं इस घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, ए सेंटीमीटर। अब हमने घन का क्या निकालना है, आयतन। अब आप एक चीज गौर करना, आप इस ए को नहीं मानोगे, हम एक ऐसा, ये जो ए क्यूब है, हम उस भुजा को लेंगे, आप याद रखना, उस भुजा को लेंगे जिसमें दोनों प्रकार के अवयव आ जाए। आद्य एकक कोष्टिका में तो एक ही प्रकार के अवयव थे, वो अवयव कहां पर थे, घन के कोने में। इसमें घन के जो कोने के साथ साथ फलक पर भी है। फलक 6 होते हैं, लेकिन मैंने एक ही फलक में बना रखा है, इधर उधर नहीं बनाया, केवल आप इसको कंसिडर करो। तो हम एक ऐसी भुजा लेते हैं जिसमें हमारे फलक का अवयव भी आ जाए और जो अवयव कोनों में है वो भी आ जाए। तो हम इस भुजा को लेते हैं जिसमें दोनों अवयव आ जा रहे हैं। कौन से, फलक व एक जो कोने में है वो अवयव भी, और जो फलक में है वो अवयव भी। इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। अब हम आते हैं सबसे पहले समकोण त्रिभुज। ये जो हमारा समकोण त्रिभुज बना है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ये जो आपका प्रमेय लगता है जिसको कहता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम इस समकोण त्रिभुज ए बी और सी में एक गणित का जो आपका, जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस जो है, इसके द्वारा हम इस ए से सी तक की दूरी का आकलन करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए, पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं तो ए सी स्क्वायर, ये जो कर्ण का स्क्वायर, बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसको देखते रहना, ए से बी तक की दूरी कितनी है, ए, बी से सी तक की दूरी भी कितनी है, ए। तो हम क्या कहेंगे, ए सी बराबर ए सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अर्थात ए सी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, और ए सी बराबर हो जाएगा आपका a√2। यहां तक ठीक है। ए सी बराबर कितना हो गया, a√2। अब जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, हमने इन अवयवों को बड़ी दूर दूर दिखाया है, लेकिन वास्तव में ये अवयव एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। अर्थात ये तीनों अवयव, ए से सी तक की दूरी में जो अवयव हैं, ये तीनों अवयव एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं इस तरीके से। ये पॉइंट आपका ए हो गया और ये पॉइंट आपका सी हो गया, यानी ये ए से सी तक की दूरी कितनी है, ए। और हम क्या कह सकते हैं, देखिए, इस गोले की त्रिज्या r, इस गोले की त्रिज्या r प्लस r, और इस गोले की त्रिज्या भी r। यानी हम क्या कह सकते हैं कि AC बराबर 4r। AC बराबर कितना हो गया, A से C तक की दूरी में कितनी रेडियस आ रही है, 4 त्रिज्याएं आ रही हैं, तो 4r हो गया। ठीक, यानी हम क्या कह सकते हैं, AC बराबर 4r, अर्थात हम इसको थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं, अर्थात 4r इज इक्वल टू a√2। गौर से देखते रहना, AC की जगह पर कितना रख दिया हमने, 4r, तो 4r इज इक्वल टू a√2, और a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, 4r/√2। a बराबर कितना हो गया, 4r/√2। अब हम क्या करते हैं, घन का आयतन हम निकालते हैं, घन का आयतन। घन का आयतन कितना होता है, a³, अर्थात 4r/√2 का 4r/√2 का क्यूब,
4r/√2 का क्यूब। ए की जगह पर हमने क्या रख दिया 4r/√2। अब देखिए कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब होता है 64, r का क्यूब हो गया r³ और √2 का क्यूब हो गया 2√2, √2 का क्यूब हो गया 2√2। यानी हमारा a³ आ गया, अगर हम इसको a³ लेते हैं तो a³ आ गया 64r³/2√2। ये हमारा निकल गया घन का आयतन। पहले हमने क्या निकाला था, गोले का आयतन। अब हम इन सारे मानों को यानी गोले के आयतन को और घन के आयतन को इस फॉर्मूले में रखते हैं और जैसे ही हम इस फॉर्मूले में लिख रखेंगे हमारी संकुलन क्षमता ज्ञात हो जाएगी। कैसे, देखिए संकुलन क्षमता शॉर्ट में लिख रहा हूं इज इक्वल टू, गोलों का आयतन कितना था 16/3 पाई r³। पीछे निकाला था, रिवाइंड करके देखना वीडियो को, 16/3 पाई r³ बटे घन का आयतन। घन का आयतन कितना निकला था अभी हमारा, कितना आया था घन का आयतन आपका, a³ आया था 64r³/2√2। ये तो था, तो 64r³/2√2 यानी ये हो जाएगा उल्टा 2√2/64r³ × 100। हमने फॉर्मूले में रख दिया, क्या हो जाएगा r³ से r³ कैंसिल हो गया, 16 चक्को 64, 2 दूनी 4। अब आप देखिए आपके पास क्या क्या बच रहा है, यहां क्या हुआ पाई × √2 × 100 और नीचे आपका बचा 3 × 2, 3 × 2। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, आप इसको पाई का मान रख लीजिए 22/7 गुणा √2 × 100/3 × 6। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2200 इंटू √2 का मान रख देते हैं हम 1.414 डिवाइडेड बाय 42। आप इसको जब सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के बाद आपकी संकुलन क्षमता आएगी 74%। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपकी 74%। अर्थात इसका तात्पर्य 74% हिस्सा अवयवों द्वारा घेरा गया है। जो अवयव हैं उन अवयवों द्वारा 74% हिस्सा घेरा गया है और जो आपका 26% हिस्सा है वो अभी भी क्या है, रिक्त है। 26% हिस्सा रिक्त है और 74% हिस्सा अवयवों द्वारा घेरा गया है। तो ये जो फलक केंद्रित एकक कोष्टिका है ये आद्य एकक कोष्टिका से थोड़ा अच्छी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें रिक्त स्थान कम है, किसकी अपेक्षा, आद्य एकक कोष्टिका की अपेक्षा। अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, तो हम इस बीसीसी एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे जिसमें 8 अवयव घन के 8 कोनों में है और एक अवयव इस घन के केंद्र में है। अब संकुलन क्षमता निकालने के लिए फिर से वही चीजें हैं, हमें 2 चीज चाहिए, गोलों का आयतन और घन का आयतन। तो सबसे पहले हम निकालते हैं गोलों का आयतन। तो हमें पता है एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन कितना होता है 4/3 4/3 पाई r³। ये एक गोले का आयतन है। और हमें पता है जो बीसीसी एकक कोष्टिका है, बीसीसी एकक कोष्टिका में गोलों की संख्या, बीसीसी एकक कोष्टिका में गोलों की संख्या, ये हमें पता है कितने गोले होते हैं, गोलों की संख्या 2 होती है। ये हमने परसों निकाला था कि इस बीसीसी एकक कोष्टिका में गोलों की संख्या 2 होती है। कैसे निकाला था, प्रीवियस वीडियो को रिवाइंड करना, आपको दिख जाएगा कि बीसीसी एकक कोष्टिका में गोलों की संख्या या अवयवों की संख्या 2 होती है। तो हम कहेंगे 2 गोलों का आयतन, 2 गोलों का आयतन, 2 गोलों का आयतन हो जाएगा आपका 2 गुणा 4/3 पाई r³, यानी 8/3 पाई r³। ये तो हमारा क्या निकल गया, गोलों का आयतन, 2 गोलों का आयतन। अब हमने गोलों का आयतन निकल गया, अब हमने क्या निकालना है, घन का आयतन। इसको आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब हम निकालेंगे क्या चीज, घन का आयतन। सबसे अब हम निकालेंगे घन का आयतन। हमने माना हुआ है घन का आयतन होता है a³ और हमने प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी मानी है, a। अब आप ये गौर करना,
हम इसमें एक ऐसी भुजा को लेते हैं जिसमें दोनों प्रकार के अवयव आ जाए, अर्थात जो अवयव केंद्र में है वो भी आ जाए और जो अवयव घर के कोने में है वो भी आ जाए। तो हम एक रेखा खींचते हैं इस बिंदु से इस बिंदु को। इस भुजा में ये जो हमारे द्वारा लाइन खींची गई है इसमें दोनों प्रकार के अवयव आपके आ गए हैं। हम इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको हम पॉइंट बी मान लेते हैं। आ गया। अब हमको ये दूरी निकालनी है यानी ए से बी तक की दूरी। तो इसके लिए हम एक काल्पनिक रेखा और खींच देते हैं इधर। अब देखिए आपके दो समकोण त्रिभुज बन गए। एक बना ए डी और सी, ए डी और सी, और एक बन गया ए बी और सी। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में। फिर से वही मैथमेटिक्स का जो प्रमेय है जिसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं उसी को हम लगाते हैं किस त्रिभुज में, ए डी और सी में। तो कर्ण का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। अब हमें पता है देखिए ए सी स्क्वायर बराबर ए से डी तक की दूरी कितनी है, ए यानी ए स्क्वायर, और डी से सी तक की दूरी भी कितनी है, ए यानी ए स्क्वायर। तो हमारा क्या हो गया, ए सी स्क्वायर बराबर हो गया 2a स्क्वायर और ए सी बराबर हो गया a रूट 2। अर्थात बिंदु ए से लेकर सी तक की दूरी कितनी आ गई आपकी, a रूट 2। ये दूरी हो गई हमारी कितनी, a रूट 2, यानी a से c तक की दूरी होगी a रूट 2। अब हम आ जाते हैं दूसरे समकोण त्रिभुज में जिसको हम कह रहे हैं ए बी सी में। अब दूसरा जो समकोण त्रिभुज है ए बी सी में फिर से वही थ्योरम लगाएंगे पाइथागोरस। अब कर्ण ये हो गया तो ए सी का स्क्वायर सॉरी ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर धन बी सी का स्क्वायर। अब बी से सी तक की दूरी कितनी है, ए, और ए से सी तक की दूरी कितनी है, ए रूट 2। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, ए बी स्क्वायर बराबर ए रूट 2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब क्या होगा देखिए, ए बी स्क्वायर बराबर ए रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दैट मीन्स ए बी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 3a स्क्वायर। ए बी स्क्वायर बराबर हो गया आपका 3a स्क्वायर। यहां हम कह सकते हैं ए बी बराबर ए रूट 3। ए से बी तक की दूरी कितनी मिल गई हमें, ये जो दूरी है ए से बी तक की कितनी मिल गई, ए रूट 3। अब आपको पता है ए से बी तक की दूरी में कितने गोले आ रहे हैं, कितने अवयव हैं, 1 2 3, और ये तीनों गोले एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। ये दूरी है आपकी ए से लेकर कहां तक की, बी तक की। ए से बी तक की दूरी में कितने त्रिज्याएं आ रही हैं, 4 त्रिज्याएं आ रही है देखिए। यानी हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि ए बी बराबर 4r कह सकते हैं, ए बी बराबर 4r, तो हम इस ए बी का मान यहां रख देते हैं। दैट मीन्स 4r इज इक्वल टू ए रूट 3। अब ए का मान निकालते हैं, ए का मान निकालेंगे तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू 4r अपॉन रूट 3। ए इज इक्वल टू 4r अपॉन रूट 3। अब हम क्या करेंगे, घन का आयतन, अब हम निकालेंगे घन का आयतन। घन का आयतन कितना होता है, ए क्यूब। अर्थात क्या हो जाएगा, ए का मान है 4r अपॉन रूट 3 का क्यूब। अर्थात 4 चक्को 16 चक्को 64 r क्यूब अपॉन 3 रूट 3। 64 r क्यूब अपॉन 3 रूट 3। ये आपका क्या निकल गया, घन का आयतन। यानी ए क्यूब बराबर आपका आ गया 64 r क्यूब अपॉन 3 रूट 3। ठीक है यहां तक। अब हम क्या करेंगे, गोलों का आयतन हमको पता है और घन का आयतन हमको प्राप्त हो चुका। इन दोनों का मान हम इस फॉर्मूले में रखते हैं। अब घन का आयतन कितना आया, 64 r क्यूब। देखो फिर से लिख रहा हूं, संकुलन क्षमता इज इक्वल टू, गोलों का आयतन कितना था, गोलों की संख्या कितनी थी, 2, तो 4 दूनी 8, 8 अपॉन 3 पाई r क्यूब। ये तो हो गया आपका किन का आयतन, गोलों का आयतन। अब घन का आयतन कितना था, घन का आयतन था 64 r क्यूब अपॉन 3 रूट
3। ये उल्टा हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3√3/64 इंटू 100 लिख सकते हैं। अब इसको देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, r³ से r³ कैंसिल हो गया, 8 8 64 कट गए। अब हमारे पास क्या बैलेंस रहा, देखो इधर ऊपर बचा पाई इंटू √3 इंटू 100/8। ये तो रहा। पाई का मान रख देते हैं, पाई का मान है आपका 22/7 गुणा √3 इंटू 100/8 यहां तक। अब √3 की वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 22 गुणा 1.732 इंटू 100/56। 8 7 जा 56। जब आप इनको कैलकुलेट करोगे सबको, ये आएगा आपका 68%। यानी जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपकी संकुलन क्षमता आएगी 68%। क्या मतलब है कि जो 68% हिस्सा है वो किसके द्वारा घेरा गया है, अवयवों के द्वारा। और जो 32% हिस्सा है वो क्या है, अभी भी रिक्त है, यानी खाली स्थान है। 68% हिस्सा अवयवों द्वारा घेरा गया है और 32% हिस्सा जो है इस एकक कोष्टिका का वो अभी भी खाली है, अनऑक्यूपाइड है, यानी उनको अवयवों ने नहीं घेरा है। तो ये था अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता। अब आप इमेजिन कीजिए, देखिए जो फर्स्ट एकक कोष्टिका थी, आद्य एकक कोष्टिका, उसके लिए जो संकुलन क्षमता थी वो लगभग 52.4 या ओनली 52% थी। दूसरी हमने कहा फलक केंद्रित, उसके लिए 74% आपकी पैकिंग एफिशिएंसी आई। तीसरी आपकी अंतः केंद्रित है 68%। अब अगर कभी पूछा जाए कि कौन सी एकक कोष्टिका सबसे अच्छी है, तो आप कहेंगे कि फलक केंद्रित एकक कोष्टिका सबसे अच्छी एकक कोष्टिका मानी जाती है, क्योंकि उसमें अधिकांश हिस्सा अवयवों द्वारा घेरा जाता है और रिक्त स्थान बहुत कम उपलब्ध होता है। तो जिस एकक कोष्टिका में रिक्त स्थान कम से कम हो, वह एकक कोष्टिका उतनी अच्छी मानी जाती है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।